तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपको कहीं ना कहीं से खुश कर देगी। और जिस तरह से भारत अपनी संप्रभुता के लिए हमेशा अडिग रहा है, उस दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा है। दरअसल चीन ने एलएसी से अपनी सेना को पीछे कर लिया है, लेकिन चीन भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर क्यों हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा विस्तार बताते हैं। नए भारत का दम, झुक गया ड्रैगन। भारत का 3 दाव, एलएसी पर खत तनाव। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। एलएसी से आ रही खबरों में इस बात की पुष्टि हो गई है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट से दोनों ही सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं और मिलिट्री की गाड़ियां और भारी भरकम मिलिट्री उपकरण एलएसी से पीछे लाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब यह यकीन पुख्ता हो गया है कि सालों के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति होगी और भारतीय सैनिक इस बार खुशियों वाली दिवाली मना सकेंगे। डेमचौक के करीब इस वक्त हम यहां पर हैं और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं डेमचौक के बिल्कुल इसके पीछे जहां पर भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख से ये शुरुआत यहां पर हुई थी और जिसमें खास बात यह है कि 2024 में देपसांग और डेमचौक ये दोनों ही पॉइंट जहां से इस वक्त लगातार सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगातार इसी को लेकर जो सैन्य लेवल की बातचीत है वो एक के बाद एक चल रही थी। कई बड़ी मीटिंग्स हुई और आखिरकार इसका ऐलान किया गया कि दोनों ही देश इस बात पर सहमत हैं कि जो 2020 वाली स्थिति थी वहां पर एक बार फिर से वापस सेनाएं लौटेंगी। भारतीय सेना के सूत्रों की माने तो 28 से 29 अक्टूबर तक दोनों देश पूरी तरह से एलएसी से अपनी सेना हटा लेंगे। दिवाली से पहले देपसांग और डेमचौक में पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं सीमित संख्या में यहां पेट्रोलिंग करेंगी। हालांकि अभी तक भारतीय सेना और चीनी सेना ने पेट्रोलिंग के लिए तय की गई सैनिकों की सटीक संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कमांडर लेवल के अफसरों के बीच पेट्रोलिंग के लिए जवानों की संख्या पर आखिरी फैसला लिया जा चुका है। जाहिर है देपसांग और डेमचौक में शांति बहाली के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं ड्रैगन पीछे हटने पर मजबूर कैसे हुआ? कैसे भारत ने अकड़ू चीन को घुटने टेकने पर मजबूर किया? तो एलएसी पर हुए इस शांति समझौते की कहानी खुद विदेश मंत्री से सुनिए। जब प्रधानमंत्री ब्रिक्स के लिए गए थे तो उनकी मुलाकात औपचारिक स्तर पर मुलाकात हुई, क्योंकि वो 5 साल से प्रेसिडेंट शी के साथ नहीं हुई। वो अलग अलग कभी मीटिंग में होते थे पर कभी फॉर्मली कभी बैठक नहीं हुई थी। और उसमें ये तय हुआ कि जो हमारे एनएसए जो हैं और विदेश मंत्री जो हैं वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मिलेंगे और आगे की बात करें। राइट नाउ द फोकस अभी बाउंड्री पर है, एंड इवन इन बाउंड्री there are 2 things which people should realize. ये अपने आप नहीं हुआ. It took a lot of negotiation. But it took a lot of negotiation because there was a very, strong military commitment. कि, for our military in this number to stay for in that temperature आप देखिए, height देखिए, तो वहाँ deploy होना, that was a very big statement. बेशक सेना के पराक्रम के बगैर किसी भी मोर्चे पर जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती, लेकिन चीन का घुटने पर आना एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है। चीन का ये रुख नए भारत के मजबूत इरादे का प्रमाण भी है, जो सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के आपसी समन्वय और सरकार की ठोस रणनीति की मदद से संभव हो पाया। जो परिवर्तन जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है कि अगर आप देखेंगे पहले की तुलना से, अगर मैं 2012-13 की बात करूं, उसकी तुलना से अभी हमारी चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है
करीब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा है। तो आप देखते होंगे कि हर हफ्ते या हर महीने कहीं ना कभी खबर आती है कुछ टनल खुला है, कुछ नया रोड है, कुछ। सो दिस enabled us to supply the troops and allowed the troops to be there. So it was actually, I would say, it is a combined, एक किस्म से मैं कहूँगा all of the government approach, कि the highway people, जो infrastructure वालों ने अपना योगदान दिया, military was there, it was standing very strong, diplomacy, military साथ साथ काम कर रहे थे, negotiation में भी हम लोग अपना कर रहे थे, मिलिट्री कमांडर्स की अपनी मीटिंग होती थी। सो इट वाज अ वेरी कंबाइंड टीम एफर्ट। हालांकि चीन के तमाम दावे और वादे के बावजूद भारत सजग है। चीन के दागदार इतिहास को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले ड्रैगन की बातों पर भरोसा तो कर रहा है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, नजरें खोलकर। बहरहाल भारत पड़ोसियों से दोस्ती का पक्षधर है और इतिहास गवाह है। चीन ने दोस्ती के भरोसे को अगर कायम रखा तो दोस्त भारत चीन के लिए तरक्की के नए दरवाजे भी खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी एक अहम खबर की करेंगे। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार हमेशा से फ्रंट फुट पर रही है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ रहे हैं और हमेशा से इस संशोधन को लेकर धमकियां देते नजर आ रहे हैं। कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट के जरिए हम पूरा खुलासा करने जा रहे हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठा है, तब से ही भड़काऊ बयान की होड़ मच गई है। एक के बाद एक बयान वीर सामने आ रहे हैं। कोई लाउडस्पीकर के जरिए वक्फ बिल के कानून बनने से मस्जिद और मज़ारों के छीनने का डर दिखा रहे हैं, तो कोई मस्जिदों के QR कोड के जरिए बिल का विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक और भड़काऊ भाईजान आ गए हैं जो सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश का मुसलमान जेलों को इस तरीके से भर देगा कि उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी और जान देने की बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वक्फ के जरिए मासूम लोगों की जमीन पर दावा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिल के खिलाफ मौलाना तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। इस लिस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह का भी नाम शुमार हो गया है। खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा।